पिछली वीडियो में व्यूज और लाइक्स का रेशो था 4.76 और इसको डिक्रीज करते जाना है। मतलब टारगेट करता हूं आज की वीडियो में ये रेशो 4 तक जाए। और 4 तक कैसे जाएगा? लाइक्स बढ़ेंगे तो रेशो कम होगा। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों है। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर यानी लिविंग वर्ल्ड में देखा कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हमें नॉन लिविंग चीजों के बारे में तो पढ़ना नहीं है ना। टेबल है, चेयर है, पंखा है, उनके बारे में तो पढ़ना नहीं है। तो हमने सेलेक्ट कर लिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही वर्ड यूज होता है बायोलॉजी। तो उन्हीं की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, सबसे जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वो किसने किया था? वो किया था एरिस्टोटल अंकल ने। ठीक है, वो किया था एरिस्टोटल अंकल ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टोटल ऑर्गेनिज्म को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, दो चीजों में, प्लांट एंड एनिमल। और अब प्लांट में इन्होंने कैसे डिवीजन की? ट्री, श्रब, हर्ब, है ना। मतलब लगभग लगा लो उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही, ट्री, श्रब, हर्ब। ठीक है, और एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया दो चीजों में फिर से, इनाइमा एंड अनाइमा। ठीक है, ये इनाइमा एंड अनाइमा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर एनसीईआरटी में ये जरूर लिखा हुआ है कि इनाइमा कौन से होंगे? ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड होगा। और अनाइमा, ए फॉर अब्सेंट, है ना। ए तो होता है अब्सेंट के लिए, मतलब इनमें रेड ब्लड अब्सेंट होगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, पर ये बहुत ही बेसिक सिस्टम था, तो इसी में बहुत सारी कमियां थी, तो किसी ने इसको माना नहीं। फिर एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट आते गए और किंगडम पे किंगडम, किंगडम पे किंगडम जोड़ते गए। ठीक है, अब तो यहां पे ये टोटल आ जाते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस ने दिया। इसमें क्या थे? प्लांट एंड एनिमल। 3 किंगडम किसने दिया? हैक्कल ने दिया। इसमें क्या थे? प्लांट और एनिमल तो होंगे ही होंगे। फिर इसने क्या किया? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। फिर 4 किंगडम किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। इसने क्या किया? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा तो होंगे ही होंगे। फिर इसने क्या किया? मोनेरा, एक नया किंगडम ऐड कर दिया। अब 5 किंगडम जो सबसे फेमस है, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, वो दिया आर.एच. विटेकर ने। इसने क्या किया? देखो, ये सारे तो होंगे ही, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और इसने क्या किया? नया एक फंजाई को ऐड कर दिया। अब एक 6 किंगडम या बोलो 3 डोमेन, 6 किंगडम या 3 डोमेन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसने दिया? कार्ल वीज ने दिया। इसमें क्या था? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई, और इसने सिंपली क्या किया? ये मोनेरा जो यहां पे था बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। अब 6 किंगडम वाले को हम 3 डोमेन वाला भी बोलते हैं। अब 3 डोमेन कौन से होंगे? सिंपल है, एक डोमेन, पहला डोमेन यू बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्कीबैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन इन सारों को मिला के बन जाएगा। क्लियर बात है इतनी सी। अब देखो, यहां पे दिक्कत है। देखो, 5 किंगडम हम बोल रहे हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, ठीक बात है, पर ये जो किंगडम थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, इनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, है ना। मिला जुला के ले लो, इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी अपनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होने से पहले आई, है ना, जो इनमें गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे। ठीक है, पहली दिक्कत क्या थी? देखो, लिनियस अंकल ने क्या किया? लिनियस अंकल ने बोला कि मैंने क्लासिफिकेशन कर लिया है, आप सारे बैठ जाओ, मैं आपको बता देता हूं, है ना। और लिनियस अंकल ने बोला कि प्लांट वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। लिनियस अंकल ने बोला प्लांट वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल होती है, तो इसके बेस पे क्या हुआ? उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको कहां पे डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। अब यहां पे दिक्कत क्या है? देखो, बैक्टीरिया क्या है?
प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन अलगी क्या है, प्रोकैरियोट है, और बाकी सारे यूकैरियोट हैं। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सारे एक ही कमरे में घुसे पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब एक और दिक्कत एनसीईआरटी में दी हुई है कि कैलेमिडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है, कैलेमिडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर है, इन दोनों को एल्गी में डाल दिया है ना, इन दोनों को एल्गी में डाल दिया। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ये यूनिसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर। अब एक और प्रॉब्लम की बात की गई है एनसीईआरटी में कि फंजाई जो कि हेटेरोट्रोपिक है और प्लांट जो कि ऑटोट्रोपिक है, इनको भी सेम ग्रुप में डाल दिया है ना। फंजाई और प्लांट को दोनों को प्लांट में डाल दिया, और फंजाई हेटेरोट्रोपिक है और प्लांट ऑटोट्रोपिक है। तो यहां भी कोई डिवीजन में मजा नहीं आ रहा, ये भी बड़ी दिक्कत है ना। और क्या दिक्कतें थी देखो, और ये दिक्कत थी, ये भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, बट प्लांट की सेल वॉल में काइटिन नहीं होता, सेलुलोज होता है। पर फिर भी ये एक कमरे में बंद है, इनको एक में डाल दिया, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पे कुछ सुधार होने शुरू हुए, तो धीरे धीरे हुए। जैसे 2 किंगडम से 3 किंगडम की तरफ चले तो थोड़ा सुधार हुआ, फिर 4 किंगडम की तरफ चले तो और सुधार हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक सुधार की बात की गई है कि कैलेमिडोमोनास एंड क्लोरेला है ना, इनको पहले कहां रखा गया था, एल्गी में रखा गया था। क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं तो इनको एल्गी में रखना ठीक बात नहीं है, तो इनको एल्गी से प्रोटिस्टा की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूनिसेलुलर है ना। अभी ये बात कंफ्यूज मत होना, सारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बस इनको याद रखो। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक और दिया हुआ है, पैरामीशियम एंड अमीबा को एनिमल में रखा गया था, बट एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो इनको एनिमल में रखना भी ठीक नहीं है, तो इनको भी प्रोटिस्टा में ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये सब सारी दिक्कतें आई, तो इन दिक्कतों से हटाने के लिए, इन दिक्कतों से बचाने के लिए एक मसीहा आया जिसका नाम था आर.एच. विटेकर, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है ना। उसने बोला कि तुम सारे गलत हो, सारे नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन। फिर उसने क्राइटेरिया क्या क्या लिए, ये एनसीईआरटी में ऐसे के ऐसे पॉइंट लिखे हुए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अब ये आर.एच. विटेकर ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया और सारी दुनिया हैरान रह गई। उसने बोला कि ऑर्गेनिज्म को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहां पे पहला पॉइंट जो अपनी टेबल में लिखा हुआ है वो तो क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल क्लियर है। अब प्रोकैरियोट में उसने बोला क्या आएंगे, मोनेरा आएंगे, भाई मोनेरा आएंगे, मैंने बता दिया, तुम सारे बैठे रहो है ना। और यूकैरियोट्स में क्या आएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। क्लियर बात है। अब देखो गिन के देखो कितने किंगडम हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसी को बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पे ये बात की गई है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की, जैसे एनसीईआरटी की उस लिस्ट में, उस डायग्राम में दिया हुआ है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो मोनेरा में लिखा हुआ है सिर्फ यूनिसेलुलर, मोनेरा होते हैं यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा भी होते हैं यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी होते हैं यूनिसेलुलर। देखो अब एडवांसमेंट की तरफ जा रही है बात, यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यहां तक थे यूनिसेलुलर, फिर फंजाई में क्या हो गए, मल्टीसेलुलर, और फंजाई में टिश्यू भी आना स्टार्ट हो गया। देखो सिंपल सा है ना, आपको पता है ना, सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें टिश्यू आना स्टार्ट हो गया, बट ये थोड़ा लूज था, अभी इतना अच्छा नहीं हुआ। पर धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट में टिश्यू अच्छा आ गया, टिश्यू अच्छा आ गया, और टिश्यू के साथ ऑर्गन भी आने स्टार्ट हो गए। और एनिमल ने तो भाई हद ही पार कर दी, इसने तो पूरी डेवलपमेंट कर ली, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है ना। तो इस तरीके से कुछ है। और इसमें जो वो बचा ना कि कौन हेटेरोट्रोपिक है, कौन ऑटोट्रोपिक है, ये ऑटोमेटिकली एक एक को पढ़ेंगे ना, कवर हो जाएगा। और दूसरी बात वो है कि किसमें सेल वॉल कैसी होती है, वो भी हम एक
एक को पढ़ेंगे कवर हो जाएगा, आपकी एक एक चीज कवर करा दूंगा, है ना। अब बारी बारी से करेंगे, पहले मोनेरा के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में, फिर फंजाई, फिर प्लांट, फिर एनिमल, है ना। और प्लांट और एनिमल को तो इस चैप्टर में हम डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि प्लांट के लिए तो बहुत सारे चैप्टर हैं और एनिमल के लिए भी बहुत सारे चैप्टर हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम मोनेरा से। जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे चलेंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन बिल्कुल साथ में रहना, ठीक है। देखो मोनेरा के बारे में पहली ही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, पहली लाइन। दूसरी लाइन कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल क्लियर है दोनों लाइन। अब ये शेप्स दी हुई है बैक्टीरिया की, कोकस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बैसिलस कैसी होती है, रोड शेप्ड होती है, विब्रियम कैसी होती है, कोमा शेप, और स्पाइरेलम स्पाइरल। बिल्कुल एक एक चीज को साथ में याद करते हुए चलेंगे, बाद के लिए छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में आप पैरा लाइंस पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैंने इस तरीके से डिवीजन किया है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर होगा। देखो मैं जान जान के बोलता हूं बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ताकि आपका थोड़ा फोकस बने, ध्यान बने। देखो बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रोफिक मतलब वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक, मतलब एक एक लाइन अपनी कवर है, ठीक है। अब ऑटोट्रोपिक में भी दो ऑप्शन बनते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक हो या कीमोसिंथेटिक हो। देखो फोटो सिंथेटिक का मतलब होता है सिंपल बनाना, सिंथेटिक का मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, फोटो मतलब लाइट का यूज करके बनाना, मतलब खाना बनाना, और कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो मतलब केमिकल रिएक्शंस, और सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस मतलब केमिकल रिएक्शंस का यूज करके फूड का सिंथेसिस करना। अब केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, कौन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसे नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन, नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन, इस तरीके की केमिकल रिएक्शन में कीमोसिंथेटिक में होती है। क्लियर बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसको भूल मत जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 स्टार 10 स्टार लगा लो, लिखी हुई है एज ए ग्रुप बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना। एज ए ग्रुप बैक्टीरिया की, है ना, बैक्टीरिया की मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। क्लियर बात है। अब एक नेक्स्ट चलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया के, जो आर्की बैक्टीरिया का एनसीईआरटी में एक पैरा दिया हुआ है, उसको एक ही पैरा में निपटा देते हैं, एक एक लाइन पूरी कवर होगी। आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या है, लिव इन हार्श हैबिटेट, मतलब ये हार्श हैबिटेट मतलब जहां पे पूरी एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, वहां पे रहते हैं। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी खास होती है, इसलिए ये हार्श हैबिटेट, हार्श कंडीशन को झेल पाते हैं। अब हार्श कंडीशन 3 टाइप की बात की गई है कि हेलोफाइल्स मतलब जहां बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन होगी, थर्मो एसिडोफाइल से, थर्मो से याद आ जाएगा हॉट स्प्रिंग, जहां पे बहुत ज्यादा टेंपरेचर होगा, और मिथेनोजीन्स मतलब जो मार्शी एरिया में रहेंगे, मतलब जहां मिथेन रिलीज होती है वहां पे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि बहुत सारे नहीं बोला, बहुत सारे रूमिनेंट्स जैसे कैटल, बफेलो, उनके गट में एक बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजीन। ये मिथेनोजीन। अब मिथेनोजीन क्या करता है, वो बायोगैस या मिथेन की प्रोडक्शन करता है ना, कहां से, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल, मिथेन या बायोगैस की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब देखो जो ब्लू ग्रीन एल्गी दिया हुआ है, मैंने ये एनसीईआरटी से, फिर से वही बात है, बजट फुल है अपना, है ना, और एनसीईआरटी से ये कटिंग की है, और ब्लू ग्रीन एल्गी को इसी में खत्म करेंगे। जो भी एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है पूरा इसमें मैंने कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्लूम मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर बॉडीज में ब्लूम की फॉर्मेशन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट
नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कहां होगी, देखो ये अलग सी सेल दिख रही है आपको, ये क्या है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब बाकी सेल से जो डिफरेंट सेल हैं वहां पे होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एग्जांपल भी दिए हैं कौन से, ये डायग्राम वैसे नोस्टोक है पर दो एग्जांपल याद रखना इसमें, नोस्टोक एनापिना। क्लियर बात है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कैसे करते हैं, तो मैंने ये ड्रॉ किया, ये जानबूझ के लिखा है मैंने ए, मतलब इनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है प्लांट्स के, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला भी अपना पॉइंट क्लियर है। अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि इनके अराउंड ब्लू ग्रीन एल्गी के चारों तरफ क्या होती है, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस बोल लो, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। ये ब्लू कलर की जो शीथ सी दिख रही है ना, सिंपल सा ही है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका एक भी पॉइंट नहीं बचा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दिया हुआ है और एक माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है। तो पहले करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना। जो लिखा हुआ है इससे अलग आपको एक भी पॉइंट मिलेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, क्लियर बात है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है बाहर और हम रजाई ओढ़ के लेट गए आराम से, और इतने ठंड नहीं चली जाती, इतने हम रजाई ओढ़ के पड़े हैं बस। तो इसी तरीके से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक लाइन लिखी है, देखो आपको पीएचडी करनी है तो आप एक्स्ट्रा किताबों से कितना भी पढ़ सकते हैं, पर मेरा यह मानना है कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम टू अनदर, ठीक है। मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी से ही लगभग पूरा पेपर आता है और हम एक्स्ट्रा किताबों में घुस जाते हैं ना, तो हमारा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम खराब हो जाता है ना। बायो में तो आप मान लिया 5-10 नंबर बढ़ा लोगे फालतू की किताबें पढ़ के, पर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 50-60 घट जाएंगे, तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और इधर माइकोप्लाज्मा, अब मोनेरा हम खत्म करने जा रहे हैं, ये लास्ट है माइकोप्लाज्मा। मोनेरा के बाद हम चलेंगे कहां, प्रोटिस्टा में। माइकोप्लाज्मा के बारे में ये 4 ही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट सेल वॉल इनमें अब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। तीसरा पॉइंट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की इंट्रोडक्शन में 2 ही चीजें याद रखनी है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और ये हम ऑलरेडी अपनी उस चार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है, प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। देखो पहले हम प्रोटिस्टा में जितनी भी पॉसिबल कंफ्यूजन्स हैं उनसे निकल लेते हैं, फिर बाकी जो सिंपल चीजें बचेंगी और उनको सिंपल तरीके से फिर करते रहेंगे, ठीक है। देखो प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या आया, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम माउट्स। अब यहां पे मैंने प्रोटोजोन नहीं लिखे हैं क्योंकि वो अलग से हैं, तो उनको अलग तरीके से ही पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउट्स, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की बड़ी कंफ्यूजन होती है इन सब में, ठीक है। तो सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में कैसी है, 2 ओवरलैपिंग शेल्स, 2 ओवरलैपिंग शेल, है ना, 2 ओवरलैपिंग शेल होती है जो सोप बॉक्स की तरह फिट होती है। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो इसके लास्ट में आ रहा है लेट्स, लेट्स यानी प्लेट्स, लेट्स यानी प्लेट्स, तो याद आ जाएगा स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है। अब यूग्लिनोइड्स की सेल वॉल के बारे में लाइन लिखी हुई है कि इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम है पेलिकल, है ना। इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है और जो यूग्लिनोइड्स को क्या बना देती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। बिल्कुल क्लियर है। स्लाइम माउट्स में सेल वॉल के बारे में सिर्फ ये इतना सा लिखा हुआ है कि स्पोर हैव ट्रू वॉल, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, स्पोर हैव ट्रू वॉल।
सेल वॉल की कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन, ये एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी ये लिखे हुए हैं। देखो, क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यूग्लिनोइड्स, यहां पे यूग्लिनोइड्स के बारे में खास बात क्या है कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे, और सनलाइट जब अब्सेंट होगी तो ये हेटेरोट्रोपिक बन जाएंगे। क्लियर बात है। स्लाइम माउल्स में लिखा हुआ है कि ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक, एस फॉर स्लाइम माउल्स, एस फॉर सेप्रोफिटिक। और फ्लैजिला की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट्स और स्लाइम माउल्स में एनसीईआरटी में कहीं भी फ्लैजिला का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब इन दोनों में फ्लैजिला की बात की है। देखो, इसको तो नाम ही है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, तो इसमें होंगी दो फ्लैजिला, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें भी दो फ्लैजिला होती हैं, एक होगी लॉन्ग, एक होगी शॉर्ट, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, और इसमें दो फ्लैजिला, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो, बारी बारी से कवर करते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड भी बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है, डाई एटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब वाटर करंट मतलब जैसे जैसे पानी, कुल मिला के सिंपल भाषा में बोले तो जैसे जैसे पानी बह रहा है उसके साथ फ्लोट करते रहेंगे, उसके साथ ही बहते रहेंगे ना, प्लैंकटन बोलते हैं इस तरफ, है ना। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये सेल वॉल, ओवरलैपिंग, शेल फिट टुगेदर, सोप बॉक्स, ये भी हम अपनी कंफ्यूजन में क्लियर कर चुके हैं। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, डायएटमेशियस अर्थ। ये क्या है, देखो, डायएटमेशियस अर्थ का मतलब है कि एक जगह पे बहुत सारे डाई एटम हो गए, और उससे क्या होगा, देखो, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है सिलिका, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है सिलिका, तो ये एक जगह पे जब एक्यूमुलेट होंगे तो देखो, क्राइसोफाइट्स एंड डाई एटम है, मरते जाएंगे, पर इनकी सेल वॉल में है सिलिका जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होती इजीली, तो क्या हो गया, वो सिलिका करके वो एक्यूमुलेशन होती जाएगी, और उसी को बोलते हैं डायएटमेशियस अर्थ, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, मतलब जो भी यहां एक्यूमुलेशन हुई डाई एटम्स की और उनकी सेल वॉल में क्या थी, सिलिका थी, तो जो भी माल मसाला बनेगा उसमें क्या है, सिलिका है, तो सिलिका की वजह से ये ग्रिटी है, ठीक है। ग्रिटी है तो कहां पे यूज होती है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाई एटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो अगर प्रोटिस्टा में आप कंफ्यूज हो जाओ, सी फॉर क्राइसोफाइट्स, सी फॉर चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब क्राइसोफाइट्स के बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेटिक है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं अपनी कंफ्यूजन में। दे अपीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग अलग कलर के दिख जाते हैं, कभी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, कैसे भी दिख सकते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, इनका कलर किस पे डिपेंड करता है कि इनमें कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसा ही ये कलर शो करेंगे, ठीक है। अब ये सेल वॉल के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी कंफ्यूजन में, फ्लैजिला के बारे में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एग्जांपल है गोनी ओलेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत सारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा, है ना। अब कोई रेड कलर की चीज अगर रैपिडली मल्टीप्लाई करेगी तो वो क्या करेगी, उस सी को, समुंदर को लाल लाल बना देगी, पूरा रेड कलर दिखने लग जाएगा बहुत सारा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं, रेड टाइड्स। और इनसे क्या होता है, रेड टाइड्स
क्या करती हैं, टॉक्सिन रिलीज करती हैं, और ये टॉक्सिन क्या करेगा, जो भी मरीन एनिमल्स हैं उनके लिए ये हार्मफुल है, जैसे फिश है उनके लिए ये हार्मफुल है, ठीक है। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद हम चलते हैं यूग्लिनोइड्स पे। अब यूग्लिनोइड्स में पहली लाइन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब ये खड़े हुए पानी में, खड़े पानी में है ना, जैसे नदी है चलता हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़ा हुआ पानी, जैसे तालाब, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, ये हम कर चुके हैं, सेल वॉल वाला कर चुके हैं, पेलिकल कर चुके हैं, प्रोटीन रिच होती है ये भी कर चुके हैं, फ्लेक्सिबल होती है ये भी कर चुके हैं, इनमें दो फ्लैजिला होती है ये भी कर चुके हैं, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है ये भी कर चुके हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी हम कर चुके हैं, और सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब जो एक लाइन अपनी वहां पे कवर नहीं हुई थी वो है कि जो इनमें पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल होता है, और इसका यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल इसके नाम से ही हो जाएगा यूग्लेना। अब नेक्स्ट है स्लाइम माउल्ट्स, ठीक है। इसमें याद रखने लायक बात इतनी सी है कि ये सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं, और अनफेवरेबल यानी अनसूटेबल कंडीशन में ये स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पे, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, मतलब हवा के बहाव में जिधर हवा चली उधर ही उड़ जाएंगे, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। क्लियर है। अब देखो ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, एक एक डायग्राम सब कुछ करेंगे, ठीक है। देखो ए है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसको हमने कैसे पहचाना, देखो सेल वॉल कैसी होती थी इनमें, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, तो ये दिख रही है ना सेल वॉल कैसी दिख रही है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट दिख रही है, और फ्लैजिला भी दिख रही है, तो ये अपने को पहचान में आ जाएगा। बी है यूग्लिना, ये है यूग्लिना, इसको कैसे पहचाना, देखो दो फ्लैजिला होती हैं, एक छोटी होती है और एक लंबी, एक लॉन्ग फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला। क्लियर है। नेक्स्ट है स्लाइम माउल्ट, इसको कैसे पहचानेंगे, देखो स्लाइमी क्या होता है, जैसे कीचड़ जैसा है ना, पानी जैसा कीचड़ जैसा, तो इसमें पानी सा भरा है, इसको ऐसे पहचान लेना कि इसमें स्लाइमी सा है, तो ये हो गया स्लाइम माउल्ट्स। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जो हम प्रोटोजोन में आगे करने वाले हैं, पर फिर भी इसमें बता देता हूं मैं, ये सिलिएटेड के अंडर आता है, तो ये कैसे पहचाना जाएगा, देखो कि ये इसके चारों तरफ कितनी ये सिलिया बनी हुई है, तो पैरामीशियम को पहचान लेंगे हम सिलिया के बेस पे। अब हम करने वाले हैं प्रोटोजोन्स। देखो जो भी आपकी एनसीईआरटी में प्रोटोजोन्स के बारे में दिया हुआ है वो यहां पे पूरा कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटोजोन की इंट्रोडक्शन में 3 ही पॉइंट है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं, और हेटेरोट्रोफिक होंगे तो या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट होंगे, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये 4 टाइप के हैं प्रोटोजोन, एमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। सबसे पहले एमीबोइड, देखो एमीबोइड में प्रीडेटर होता है अमीबा। अमीबा प्रीडेटर क्यों है, तो क्योंकि ये क्या करता है, ये स्यूडोपोडिया का यूज करता है, मतलब फॉल्स फूट, एक तरह से अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज करता है। और एक पैरासिटिक का एग्जांपल दिया हुआ है एंट अमीबा, है ना, उसमें खाली ये लिखा हुआ है कि एक पैरासिटिक होता है एंट अमीबा, बस खत्म, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सिलिका शेल्स ऑन सरफेस, इनके सरफेस पे सिलिका की शेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रिपैनोसोमा, और ट्रिपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इतनी बात क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है सिलिएटेड। अब सिलिएटेड जो होते हैं वो एक्टिवली मूविंग होते हैं, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होगी, तो ये सीलिया की हेल्प से क्या करेंगे, एक्टिव मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब इनमें एक कैविटी होती है, हैव कैविटी, इनमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलट बोलते हैं, जिसको गलट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीलिया की हेल्प से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो इस कैविटी यानी गलट में भर जाएगा, है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसका एग्जांपल पैरामीशियम। क्लियर बात है। अब स्पोरोजोन, स्पोरोजोन के बारे में सिंपल सी बात है, प्लाज्मोडियम इसमें होता है, और प्लाज्मोडियम तो हमें पता ही है क्या है, मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंजाई। ठीक है, देखो पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पूरा वीडियो में बिल्कुल साथ में चलना है। एनसीईआरटी को पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो फंजाई में एनसीईआरटी में जो पहला पहरा दिया हुआ है उसमें सिर्फ ये 3 चीजें काम की हैं कि यीस्ट जो फंजाई है वो ब्रेड एंड बियर बनाने में काम आती है, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंजाई है, ये आगे हमारा एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। और पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक में यूज होती है, ये तो हमें पता ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कारनामा था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अगर आपको फंजाई में ये फ्लो आपको समझ आ जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो मोस्टली फंजाई आर फिलामेंटस, मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। ठीक है, क्लियर बात है। अब इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यीस्ट। यीस्ट कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर फंजाई है ना। तो एक एक्सेप्शन है, तो इसके बारे में तो हम पढ़ रही नहीं, हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फंजाई है। अब यहां पे लिखा गया है एनसीईआरटी में कि बॉडी ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? हाइफी, है ना। फंजाई की बॉडी किससे बनी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। सिंपल बात है। अब हाइफी बोल लो या माइसीलियम बोल लो, है ना, पर एनसीईआरटी में अब आगे जाके देखोगे जब हम एक एक फंजाई करके पढ़ेंगे तो माइसीलियम ही लिखा हुआ है। तो माइसीलियम 2 टाइप का हो सकता है, सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अब इसको समझने का तरीका बताते हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये एक हाइफी, ये दूसरा हाइफी, ये तीसरा हाइफी, ये चौथा हाइफी, ये बहुत सारे हाइफी हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो अगर ये हाइफी अलग अलग हैं, मतलब ब्रांच्ड हैं, इनके बीच में ये वॉल्स हैं, दीवारें हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? सेप्टेट कंडीशन। तो अगर बोल दूं कि ये दीवारें अगर टूट जाएं तो क्या होगा? ये सारे न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, है ना। सेप्टेट और माइसीलियम बिल्कुल क्लियर है। अब फंजाई की जब रिप्रोडक्शन देखते हैं हम तो क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखे हुए कि फंजाई में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, फिजन भी हो सकती है, और बडिंग भी हो सकती है। और स्पोर्स की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं। और ये मैं आपकी कंफ्यूजन बहुत अच्छे तरीके से दूर कर दूंगा कि कहां पे सेक्सुअल स्पोर होते हैं, कहां पे एसेक्सुअल होते हैं, कौन सी फंजाई में किस टाइप के, पूरी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये कुछ डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है, इनमें कंफ्यूजन होती है। देखो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी की डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लाज्मोगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। देखो गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, है ना, और प्लाज्मो से हम प्रोटोप्लास्ट पकड़ लेंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स। नेक्स्ट है करियोगेमी। देखो करियो वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, और गैमी का मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है डायकैरियोन। ये क्या होता है? देखो डाय का मतलब 2 और करियोन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक सेल में जब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं डायकैरियोन। और ये जिस फेज में प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे डायकैरियोन, मतलब जिस फेज में होगा उसको बोल देंगे डायकैरियोफेज। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है। अब यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ ये कंफ्यूजन दी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मली फंजाई क्या होती है? देखो ये एक हैप्लोइड हाइफी थी और ये भी एक हैप्लोइड हाइफी है, तो दोनों हैप्लोइड हाइफी जब फ्यूज करेंगी तो डिप्लॉयड सेल बना देंगी। ये तो है नॉर्मल कंडीशन, हमें पता भी है। बट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? अब फ्यूज करके तुरंत इमीडिएटली क्या बनना चाहिए था? ये बनना चाहिए था डिप्लॉयड सेल। पर इन दोनों में क्या होता है? बीच में ये स्ट्रक्चर बन जाती है कि एक सेल में ये दोनों न्यूक्लियस आ गए, ये दोनों ने जब फ्यूज किया तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस, ये स्टेज देखने को मिलती है। और ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि 2 न्यूक्लियस जब एक सेल में प्रेजेंट हो तो उसका बोलेंगे डायकैरियोन। तो इसमें डायकैरियोन देखने को मिलता है, और ये थोड़ी देर बाद क्या बना देगा? वही सेम डिप्लॉयड सेल बना देगा।
कौन सी फंजाई में कौन से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, सारी कंफ्यूजन एक बार में दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। अब देखो बस BAS, बी से बेसिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर और एस से सेक्सुअल, मतलब यहां पे अपनी सेक्सुअल स्पोर की कंफ्यूजन दूर होगी कि सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर। अब ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे बेसिडियोमाइसिटीज में और एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे एस्कोमाइसिटीज में। अब यहां पे अपने सेक्सुअल स्पोर खत्म हो गए, मतलब ये जितने भी बचे ये होंगे सारे एसेक्सुअल स्पोर, ये होंगे सारे एसेक्सुअल स्पोर। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ए से एस्कोमाइसिटीज और सी से कोनिडिया, मतलब एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर कौन से होंगे, कोनिडिया वाले। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स, यहां पे पी से है फाइकोमाइसिटीज और एस से है स्पोरेंजियोस्पोर, मतलब फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर होंगे स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के हो सकते हैं, या जूस्पोर या अप्लानोस्पोर। नेक्स्ट है डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज और सी से कोनिडिया, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर होंगे कोनिडिया। क्लियर है, बेसिडियोमाइसिटीज में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन और होती है कि कौन से स्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और कौन से एंडोजीनसली। तो कोनिडियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स ये दो टाइप के स्पोर होंगे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, है ना, और बाकी के जितने भी सारे बचे वो होंगे एंडोजीनसली। बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहली फंजाई हम करने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज। देखो स्पोर्स वाली कंफ्यूजन, एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर कहां पे कौन से होते हैं, वो वाली कंफ्यूजन से हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो बाकी का जो भी एनसीईआरटी में बचा वो ये है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज कहां पाई जाती है, एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेस, पैरासाइट ऑन प्लांट, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, और ये इसके एग्जांपल है ना। आपकी जो भी ट्रिक है, अच्छी बात है, आपको याद है तो, पर मेनली इसमें वही यूज होती है, राम, RAM राम। ठीक है, म्यूकर, राइजोपस कैसी, ब्रेड माउल्ड और अल्ब्यूगो पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटीज के बाद है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं सैक फंजाई। इसको कैसे याद रखें, देखो ASC, ये ASC से शुरू हो रही है, तो यहां पे क्या कर दो SAC, मतलब ये ही 3 लेटर यूज हो रहे हैं, सैक फंजाई। और ये कहां पे पाई जाती है, सेप्रोफिटिक होती है, डीकंपोजर, पैरासिटिक। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस फंजाई कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज। कोप्रोफिलस का मतलब है ग्रोइंग ऑन डंग, जो डंग पे ग्रो करती है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एस्कोमाइसिटीज क्या है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, और एग्जांपल में लिखा है पेनिसिलियम। पर रेयर, बहुत रेयर चांस है कि ये यूनिसेलुलर हो, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, यीस्ट। यीस्ट वही सेक्केरोमाइसिस बोल लो या यीस्ट बोल लो। ठीक है, और इसकी माइसीलियम कैसी है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और इसके एग्जांपल ये वाले हैं, एस्पेरगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में लिखा हुआ है कि न्यूरोस्पोरा कहां पे यूज होता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ड में। और मोरल्स एंड ट्रफल्स ये इसके एग्जांपल है। और ये किसके, इसके बारे में क्या लिखा है कि ये एडिबल होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ऐसे याद रखना, ये है एस्कोकार्प, ये है पूरा एस्कोकार्प, जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प के अंदर बहुत सारे क्या हैं, एस्कस। एस्कोकार्प के अंदर बहुत सारे एस्कस, और एस्कस के अंदर बहुत सारे स्पोर्स, और इसको क्या बोल देंगे, एस्कोस्पोर। एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। देखो मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, मतलब उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, और इसका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अब इसमें खास बात क्या है, देखो मैंने ये डिवीजन इसलिए की है, ये दोनों बातें हम कर रहे हैं एसेक्सुअल के लिए, और ये दोनों बात कर रहे हैं हम सेक्सुअल के लिए। ठीक है, स्पोर्स कौन से कैसे कैसे होते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो एसेक्सुअल
स्पोर्स जनरली अब्सेंट, इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते। पर आप अब बोलोगे कि क्या इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, पर मैं बोलूंगा कि एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट हैं, पर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेना देना खत्म। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं। तो इसमें और क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। सेक्स ऑर्गन तो अब्सेंट है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, प्लाज्मोगैमी के थ्रू। प्लाज्मोगैमी सिंपल है कि दो डिफरेंट स्ट्रेन आएंगी, ठीक है। एक है मान लो एक कलकत्ता से आई फंजाई, एक आई कानपुर से, और दोनों का क्या हुआ, जो सोमैटिक सेल है वो फ्यूज कर जाएंगी। वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल दोनों स्ट्रेन की, दो अलग अलग स्ट्रेन है, फ्यूज कर जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और इसके एग्जांपल हैं, आपके पास ट्रिक है तो अच्छी बात है, पर मैं तो यही बताता हूं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU यानी एगेरिकस मशरूम, एस्टिलागोस्मट, पक्सीनिया रस्ट, ठीक है। अब लास्ट फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन, मतलब इसमें सेक्सुअल फेज नहीं होता, जनरली इसमें सेक्सुअल फेज नहीं होता, ठीक है। और इसका माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अब एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा हुआ है, देखो अगर किसी भी ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगर सेक्सुअल फेज मिल जाए हमें, है ना, मिल जाए ढूंढने पे, तो क्या होगा, हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के कहां शिफ्ट कर देंगे, उसके बाकी के फीचर देख के या एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसके एग्जांपल ट्रिक क्या है अपनी, वही कैट CAT कैट, कलेक्ट्रोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वायरस, ठीक है। देखो एक एक वर्ड पे एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ में रहना, बिल्कुल एनसीईआरटी को यहां पे चिपका देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वायरस होस्ट के बाहर कैसा है, डेड है, और होस्ट के अंदर क्या है, जिंदा हो जाता है, ठीक है। होस्ट के बाहर डेड है और होस्ट के अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं ना कि वायरस क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब होस्ट के अंदर ही जिंदा रहेगा, मतलब पूरे तरीके से होस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहां पे कि वायरस होस्ट के अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है, तो होस्ट के अंदर जाके वो करता क्या है ये देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो वायरस होस्ट में जाके क्या करेगा, उसकी मशीनरी पे अटैक कर देगा और उसका टेक ओवर कर लेगा, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, ठीक है। एक तरह से हथिया लेगा उसकी मशीनरी को, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके वो खुद को भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और खुद को रेप्लिकेट करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, उस होस्ट को नुकसान यानी किल करना शुरू कर देगा। हाँ, तो इस तरीके से वायरस होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो हमने एनसीईआरटी वालों से पूछा कि तुमने किस बेस पे बोल दिया कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, तो उन्होंने बोला कि वायरस में दो ही चीजें होती हैं, वायरस में दो ही चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड से आया न्यूक्लियो और प्रोटीन से आया प्रोटीन, तो पूरा हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अब देखो वायरस का फंक्शन क्या होता है, किसी भी वायरस का फंक्शन क्या होता है। वायरस नीट की तैयारी तो करता नहीं आपकी तरह, तो वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन ही करता है। वायरस का फंक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन करना। तो वायरस इन्फेक्शन किसकी हेल्प से करता है, न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्फेक्शन न्यूक्लिक एसिड की मदद से करता है। तो मतलब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड वायरस के लिए बेहद जरूरी चीज है, तो इस बेहद जरूरी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा,
पड़ेगा, तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रोटीन। अब समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड काम आएगा इन्फेक्शन के, और इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन करेगा। क्लियर बात है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी वायरस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब यहां पे एक चीज पे 5 स्टार लगा लेना कि आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरस में नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। क्लियर बात है इतनी। अब प्रोटीन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो प्रोटीन का फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोटेक्शन। अब देखो प्रोटीन की जो कोट होती है ना, न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो प्रोटीन की कोट होती है उसको बोलते हैं कैप्सिड। अब कैप्सिड कैसे बनी होती है? कैप्सिड मेड ऑफ मैनी, मतलब किससे बनी हो? बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बनी है ये कैप्सिड। ठीक है। अब ये कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट दी हुई है। एनसीईआरटी में 2 ही तरीके बताए गए हैं। कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकती है। 2 वो डायग्राम जो दिए हैं वो यही वाले हैं, एक हेलिकल एंड एक पॉलीहेड्रल। हेलिकल में एग्जांपल दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहेड्रल में बैक्टीरियोफेज। जो वायरस जनरली, ये जनरल बात की गई है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये सच है। एनसीईआरटी में साफ साफ एक वर्ड लिखा है कि जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले, है ना, वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस। और जनरली जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले भी हो सकते हैं, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। और एक ये बैक्टीरियोफेज। पहले तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। वायरस के रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट दिए हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले दिमित्री इवानोस्की। ठीक है, जो मेरे को तो नाम भी नहीं बोलने आते, बहुत मुश्किल से नाम है ना। तो इसने क्या किया था? इसने नेमिंग ऑफ वायरस, मतलब वायरस का नामकरण किया था। ठीक है। अब या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो कि नेमिंग इसने की थी, या मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि ऐसे बोलते हैं ना कि आसमान में नाम लिख दिया, है ना, आसमान में किसी का नाम लिख दिया, तो आसमान मतलब स्काई, तो स्काई में नाम लिख दिया। ठीक है, तो याद आ जाएगा नेमिंग ऑफ वायरस स्काई मतलब इवानोस्की ने की थी। ठीक है। अब वायरस यहां पे इसी के पैरा में, इसी की लाइन में एक लिखा हुआ है कि वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है WM स्टेनले। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो STA और यहां पे मैच करा देना STA, ये याद आ जाएगा आपको। मतलब WM स्टेनले ने क्या किया था? इसने क्या बताया था? वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। ठीक है। आपको यहां पे हिट पॉइंट क्या है? क्रिस्टल याद रखना है कि वायरस के क्रिस्टल किसने बनाए थे? स्टेनले ने। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है MW बिजरेनिक। इसने क्या किया था? इसने ये टर्म दी थी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस। वाइवम का मतलब होता है लिविंग। फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। मतलब क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी को ये भूल जाता है तो इसको ऐसे याद रखना। देखो ये है बिजरेनिक, इससे याद आ जाएगा अपने को बीजिंग, है ना, बीजिंग याद आ जाएगा। और बीजिंग कहां पे है? चाइना में है। तो चाइना वर्सेस फ्रांस का फुटबॉल मैच या कोई भी मैच याद रख लो, चाइना वर्सेस फ्रांस का मैच, तो चाइना का मैच है तो कहां पे होगा? बीजिंग में होगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक टोबैको के बारे में लाइन लिखी हुई है, वैसे कुछ खास नहीं है, ऐसे ही सिंपल सा। अगर आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो ऐसे है, एक इंसान को कोरोना है। ठीक है, एक इंसान को कोरोना है तो वो बाकियों को भी फैला सकता है ना। बाकियों को कैसे फैला सकता है? क्योंकि वायरस दूसरे इंसानों में फैल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यही टोबैको की लाइन इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें आती हैं। एक वायरस हम कर चुके हैं, एक वायरोइड्स, एक प्रायोन्स। अब हमने वायरस में किया था कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अब यहां वायरोइड में क्या है? ओनली न्यूक्लिक एसिड, मतलब वायरोइड में प्रोटीन अब्सेंट है। और प्रायोन्स में क्या है? ओनली प्रोटीन है, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट है ना। देखो वायरस का तो हमें याद ही है, दोनों होते हैं। क्लियर बात है। अब P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन। प्रायोन में होगा प्रोटीन, तो वायरोइड बच गया
या ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें प्रोटीन अब्सेंट है, ओनली न्यूक्लिक एसिड। क्लियर बात है। अब वायरोइड के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी, इससे अलग आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। मैंने पूरा यहां पे उतार दिया कि वायरोइड्स डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर। अब ये याद कैसे रखना है, मैं तो डी से डी मैच कराता था, डाइनर डी, वायरोइड में डी थोड़ा वो है ना, एक प्रमुख लेटर सा सामने आ रहा है, तो डी फॉर डाइनर, डी फॉर ये हो गया, है ना, डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर। क्लियर है। नेक्स्ट है वायरोइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। मैं यहां भी डी से याद करता था इसको कि डी यहां पे आ रहा है, स्पिंडल में भी डी, है ना, इस तरीके से याद रखा, स्पिंडल में भी डी, तो यहां पे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्लियर बात है। अब नेक्स्ट आ गया ओनली जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वायरोइड्स में ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें फ्री आरएनए होती है, फ्री आरएनए, ठीक है। और प्रोटीन अब्सेंट होता है, हम कर ही चुके हैं। और यहां पे एक खास बात लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि वायरोइड्स में जो आरएनए होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए। क्लियर बात है इतनी। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रायोन्स पे। प्रायोन्स के बारे में हम एक पॉइंट तो कर चुके हैं, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन, मतलब इसमें ओनली प्रोटीन होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल या बोलो न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रायोन्स है ना, जो वो एजेंट होते हैं एक तरीके के, है ना, प्रायोन्स जो एजेंट होते हैं, तो वो कैसी बीमारी फैलाते हैं, कैसी डिजीज फैलाते हैं, न्यूरोलॉजिकल। ये यहां पे हिट पॉइंट है, ये याद रखना, प्रायोन्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब दो डिजीज दी हुई हैं जो प्रायोन्स की वजह से होती है ना, ये दो डिजीज हैं जो प्रायोन्स की वजह से होती है, एनसीईआरटी में दी हुई है। कौन सी? बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जो बीएसईबी, ये किसमें होती है? कैटल्स में होती है, ठीक है, ये कैटल्स में होती है। और इसी वायरस का एक एनालोगस वेरिएंट है जो सीआर जैकब डिसीज, ये ह्यूमंस में होती है, ये कॉज करेगा। दो डिजीज है, कौन सी? बीएसई एंड कौन सी? जैकब, ये सीआर जैकब डिजीज, ये होगी कैटल्स में, ये होगी ह्यूमंस में। और दोनों वायरस क्या है? एनालोगस वेरिएंट, है ना, ये इसका एनालोगस वेरिएंट है। क्लियर है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लाइकन। लाइकन क्या होता है? एक तरीके का गठबंधन होता है, गठबंधन यानी सिम्बायोसिस, ठीक है। और ये सिम्बायोसिस किसके किसके बीच होता है? एल्गी एंड फंजाई के बीच। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइकन के अंदर जो एल्गी वाला कंपोनेंट है उसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई वाला कंपोनेंट है उसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, फंजाई में क्या होता है? माइसीलियम होती है, तो वहां से बड़ा है माइकोबायोन्ट। क्लियर बात है। अब देखो, एल्गी एक प्लांट है, तो कॉमन सेंस के बेस पे हमें पता है एल्गी होगी ऑटोट्रोफिक, और फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रोफिक, मतलब ये खाना बना सकते हैं, ये खाना नहीं बना सकते। अब एल्गी क्या करेगी? प्रोवाइड फूड, मतलब ये फंजाई को खाना प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बना सकती, तो खाने के, फूड के बदले में फंजाई क्या करेगी? एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगी, उसको मिनरल्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसको वाटर प्रोवाइड करेगी, ऐसा सब, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर, मतलब जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे आपको लाइकन नहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर बात है। थैंक यू।